हेलो टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कुलदीप सिंह बायोलॉजी में। तो बच्चों, आज एक नए टॉपिक के साथ हम लोग यहाँ पर वापस आए हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें बच्चों। यहाँ पर हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन की सीरीज को डिस्कस कर रहे थे, यानी मानव जन्म की सीरीज को यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने पिछले सेशन में एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को डिस्कस कर लिया था। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अगर पिछला सेशन नहीं लिया है, पिछला लेक्चर वीडियो आपने नहीं देखा है, तो फटाफट जाइए, वहाँ पर आपको लेक्चर वीडियोज मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए आज के टॉपिक में हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। डैट मीन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद में हम लोग यहाँ पर कुछ टॉपिक रह गए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी मानव जनन जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं, जो कि ये सीरीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये सभी क्लास 12th के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है। नीट वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, नीट्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और जो लोग टीजीटी और पीजीटी बायोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये क्लास इम्पोर्टेंट है। उसी के साथ साथ अगर आपके सिलेबस में ह्यूमन रिप्रोडक्शन शामिल किया गया है, अगर आपका कोई भी जूलॉजी का कोई भी टॉपिक है, तो उसमें अगर ह्यूमन रिप्रोडक्शन मेंशन है, तो ये आपके लिए क्लास हेल्पफुल है। चलिए बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोग आज 3 कुछ प्रोसेस को डिस्कस करेंगे, जो कि आप जानते हैं कि एम्ब्रियो बनने के बाद में ये प्रोसेस होती है। डैट मीन यहाँ पर पहला प्रोसेस है पार्चुरेशन यानी प्रसव, यानी जब बेबी पूरी तरीके से यानी फीटस भ्रूण के अंदर या गर्भाशय के अंदर जब पूरी तरीके से बन जाता है, तो उसकी डिलीवरी होती है एक निश्चित समय पर। जैसा कि आप जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स में 9 महीने में जो है डिलीवरी हो जाती है बेबी की। तो उसी प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, प्रसव को। दूसरा है लैक्टेशन। सीधी सी बात है कि लैक्टेशन कब होता है? जब डिलीवरी हो जाती है। डैट मीन प्रसव के दौरान जो दुग्ध स्रावित होता है, मिल्क प्रोड्यूस होता है, मिल्क प्रोडक्शन होता है, तो उसको आप दुग्ध स्रावण या लैक्टेशन के नाम से जानते हैं। लैक्टेशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला टॉपिक है प्लेसेंटा, जिसको अपरा के नाम से जानते हैं। अपरा यानी प्लेसेंटा, जो कि माँ के गर्भ से बेबी को अटैच रखने में, यानी बच्चे को जोड़ने में जो है ये हेल्प करता है, और साथ साथ न्यूट्रिशन प्रोवाइड भी करता है। ठीक, इतनी बात समझिए आप लोग। तो प्लेसेंटा, लैक्टेशन, पार्चुरेशन, ये तीनों प्रोसेस हम लोग यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर समझेंगे। और यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस भी आपके बनेंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए आपकी सीरीज यहाँ पर आप चला रहे हैं, तो ऑब्जेक्टिव सीरीज अगर आपने नहीं देख रहे हैं, तो सुबह 10 बजे के करीब या 10:30 बजे के करीब एक सीरीज चलती है, तो उसमें आप विजिट कर सकते हैं और सारी क्लास ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग देखिए पार्चुरेशन को पहले समझ लेते हैं। पार्चुरेशन पार्चुरेशन एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों, जिसको आप प्रसव के नाम से जानते हैं, यानी डिलीवरी भी आप इसको कह सकते हैं। यानी जब बेबी पूरी तरीके से गर्भाशय में बन जाता है, तो एक निश्चित समय के बाद जो फीमेल्स हैं, वो प्रसव के दौरान जो है इस बेबी को बाहर पुश करती हैं, तो इसको आप प्रसव या पार्चुरेशन के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर लिखा है, ये फीटस है और ये यूटेरस के अंदर बंद है ये, ठीक है। और कह सकते हैं कि यहाँ पर इसकी प्रोसेस को हम लोग समझेंगे, पार्चुरेशन को, प्रसव को, यानी डिलीवरी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या है देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर लिखा है, नई लाइन से लिखा है, कह रहा ह्यूमंस में निषेचन के बाद या निषेचन से लेकर प्रसव तक यानी डिलीवरी तक औसत 9 महीने लगते हैं। 9 महीने 9 दिन, याद रखिए। 9 महीने 9 दिन भी लगते हैं, याद रखिए। 9 महीने लगते हैं, यानी डिलीवरी में कह सकते हैं। डैट मीन ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन से लेकर, डैट मीन फ्यूजन हुआ, गैमेट्स का फर्टिलाइजेशन हुआ, ठीक है, फ्यूजन हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से मारुला बना, ब्लास्टुला बना, गैस्टुला बना, और कुछ वीक्स के बाद जो है, डैट मीन 9 महीने के बाद जो है, जब बेबी पूरी तरीके से बन जाता है, तो उसको बाहर पुश किया जाता है एक निश्चित टाइम के साथ, कह सकते हैं, जिसको आप प्रसव या डिलीवरी के नाम से जानते हैं। या आप अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, तो आप लिख सकते हैं कि नवजात शिशु के जन्म लेने की क्रिया जो होती है, यानी जो नया न्यू बॉर्न बेबी है, जब वो जन्म लेता है या बर्थ होता है उसका, तो उसी को आप प्रसव या डिलीवरी के नाम से जानते हैं। लिखा भी है, प्रोसेस ऑफ टेकिंग बर्थ ऑफ न्यू बॉर्न बेबी इज कॉल्ड डिलीवरी, याद रखिए। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में थोड़ा सा जाते हैं कि निषेचन के बाद में क्या क्या प्रोसेस होती हैं और इसके बाद क्या होता है। तो निषेचन के बाद बनता है जाइगोट, और जाइगोट से बनता है मारुला, और मारुला से बनता है
ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला से बनता है गैस्टुला। गैस्टुला से एक डेवलपिंग एम्ब्रियो, दैट मीन एक डेवलप्ड एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और एम्ब्रियो एक फीटस का फॉर्मेशन करता है एक निश्चित समय के बाद, अर्थात 9 महीने के बाद जो है। ठीक, तो उस 9 महीने के बाद जो बेबी बना हुआ है उसको सीधी सी बात है कि उसका जन्म भी होगा। तो जन्म लेने की जो प्रोसेस, यानी जन्म लेने की जो प्रोसेस है उसी को प्रसव या डिलीवरी के नाम से जानते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ह्यूमंस में निषेचन से लेकर फर्टिलाइजेशन से लेकर प्रसव तक औसत लगभग 9 महीने लगते हैं, और यह काल यानी ये जो पीरियड है, यानी निषेचन से लेकर पूरा प्रसव तक का जो पूरा टाइम है, डिलीवरी है, तो उसको आप कहेंगे गेस्टेशन पीरियड या गर्भकाल। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है कि फीटस बनने से लेकर लास्ट तक, फीटस के बनने के लास्ट तक जो प्रोसेस है उसको आप गेस्टेशन प्रोसेस कहेंगे या गर्भकाल के नाम से जानेंगे, याद रखिए। और एक बात, जो प्रसव क्रिया होती है बच्चों, प्रसव क्रिया यानी पार्चुरेशन जिसको आप कह सकते हैं, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है, यानी अंतःस्रावी क्रियाविधि आप इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कह रहा है प्रसव के लिए सिग्नल्स पूर्ण विकसित बॉम्ब यानी एम्ब्रियो या फीटस कह सकते हैं, वह प्लेसेंटा से उत्पन्न होते हैं। डैट मीन जब डिलीवरी होती है तो कैसे पता चलता है कि हाँ बच्चा पूरी तरीके से बन गया है, तो उसके लिए कैसे पता चलेगा कि हाँ अब डिलीवरी अब होगी। ठीक, तो उसके लिए क्या होता है, कुछ सिग्नल्स यहाँ पर मिलते हैं एम्ब्रियो से, यानी जो भ्रूण जो बना हुआ है, यानी जो न्यूबॉर्न बेबी बना है, और जो प्लेसेंटा उसमें जो पाया जाता है, यानी जो भाई सीधी सी बात है प्लेसेंटा से कनेक्टेड होता है अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा कह सकते हैं, या नाभिकीय रज्जु के द्वारा कह सकते हैं, जिससे कि उसको बेबी को न्यूट्रिशन मिलता रहता है प्लेसेंटा से। तो प्लेसेंटा वाला जो भाग होता है वो न्यूट्रिशन देता है। सीधी सी बात है कि फीटस और जो प्लेसेंटा जो होते हैं एक सिग्नल देते हैं, जिससे कि ये पता चल जाता है कि हाँ कि अब बच्चे की डिलीवरी होने वाली है, बच्चे का जन्म होने वाला है, इस तरीके से। फिर कह रहा है इस दौरान अनेक प्रकार के न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स एक के कॉम्प्लेक्स द्वारा यूटेरस का तीव्र संकुचन यानी गर्भाशय का तीव्र संकुचन होता है, जिसके फलस्वरूप नवजात शिशु यानी न्यूबॉर्न बेबी आप इसको कह सकते हैं, नवजात शिशु का जन्म होता है, न्यूबॉर्न बेबी का जन्म होता है, याद रखिए। और एक बात, यूटेरस की बात किए थे हम लोग, यूटेरस में हमने एक चीज बताई थी आप लोगों को कि एक सेशन जब आपने नहीं लिया था, अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो हम बता दें कि यूटेरस में 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम सबसे अंदर वाला हिस्सा होता है जिससे कि बॉम्ब चिपका रहता है, कह सकते हैं, यानी फीटस चिपका रहता है। दूसरा होता है मायोमेट्रियम, जो कि डिलीवरी के टाइम में कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करती है, यानी संकुचित करेंगी, डैट मीन बेबी को पुश करने का काम करेंगे जब डिलीवरी होगी, कह सकते हैं। तो कहने करती है कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि कुछ हार्मोन्स के द्वारा यहाँ पर क्या होता है, पूरी तरीके से कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वो कॉन्ट्रैक्शन कौन करता है, मायोमेट्रियम लेयर, यानी यूटेरस यानी गर्भाशय की जो मायोमेट्रियम लेयर जो होती है बच्चों, वही कॉन्ट्रैक्शन करती है, संकुचन करती है, जिसके दौरान बेबी जो है बाहर आता है और बेबी का जन्म होना शुरू हो जाता है, कह सकते हैं बेबी का जन्म हो जाता है इस तरीके से। ठीक, तो कहने का अर्थ यह है कि यूटेरस में एक लेयर होती है मायोमेट्रियम, जो कि पर्टिकुलर हार्मोन्स के जब सिक्रीशन होते हैं तो उन हार्मोन्स के सिक्रीशन के द्वारा जो मायोमेट्रियम जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करना, अपने आप को सिकुड़ना। सीधी सी बात है, किसी चीज को सिकुड़ोगे तो वो आगे, मान लीजिए कुछ भरा हुआ है पदार्थ, तो सिकुड़ोगे तो वो आगे की ओर मूव करेगा, कोई भी अगर पदार्थ भरा होगा, सीधी सी बात है। तो उसी तरीके से क्या होता है, यहाँ पर जो मायोमेट्रियम लेयर होती है यूटेरस की, मायोमेट्रियम लेयर जो होती है, तो मायोमेट्रियम लेयर क्या करती है, कॉन्ट्रैक्शन करती है, और कॉन्ट्रैक्शन करने पर क्या होता है, बेबी की क्राउनिंग होती है। क्राउनिंग दैट मीन हेड जो होता है वैजिनल ओपनिंग से धीरे धीरे बाहर आने लगता है, जिसको आप क्राउनिंग के नाम से जानते हैं, क्राउनिंग या इसको द हेड भी आप इसको कह सकते हैं। तो जब बेबी का जन्म होता है तो सीधी सी बात है कि सबसे पहले सर ही बाहर रिलीज होता है, यानी सर ही बाहर आता है, जिसको आप क्राउनिंग या द हेड भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको? तो आप इतना समझिए कि कॉन्ट्रैक्शन का काम एंडोमेट्रियम करती है, सॉरी एंडोमेट्रियम के बीच में जो लेयर पाई जाती है मायोमेट्रियम वो करती है, और उसमें कुछ न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स का जो है बहुत बड़ा रोल रहता है, जिसके कारण जो है डिलीवरी होती है बच्चे की। ठीक, आगे देखते हैं अब। जैसे कि अभी मैंने डेफिनेशन की बात किए थे अभी हम लोग, कि डेफिनेशन का मतलब है कि नवजात शिशु के जन्म लेने की प्रक्रिया को या प्रोसेस को आप क्या कहेंगे, प्रसव के दौरान जाएंगे। दैट मीन प्रोसेस ऑफ टेकिंग बर्थ ऑफ न्यूबॉर्न बेबी इज कॉल्ड डिलीवरी।
इतना आप याद रखिए कि जो नवजात शिशु है उसका जो जन्म लेने की जो प्रोसेस है उसी को आप क्या कहेंगे, प्रसव कहेंगे या डिलीवरी कहेंगे या बच्चे का जन्म आप कहेंगे। और एक बात, जो प्रसव जब होता है दैट मीन डिलीवरी जब होती है बेबी की, तो उसमें उस टाइम पे जो सर्विक्स वाला पार्ट होता है, सर्विक्स वाला पार्ट अगर आपने जैसे कि आप अगर यूटेरस के बारे में जानते हैं, अगर पूरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में जानते हैं तो आपने इस तरीके से स्ट्रक्चर देखा होगा। ये तो हो गया आपका यूटेरस, और यूटेरस के बीच में एक नाल होती है, एक ट्यूब होती है जिसको आप सर्विक्स के नाम से जानते हैं। तो ये सर्विक्स होता है जिसको आप गर्दन भी कह सकते हैं इसका, और इसी के लास्ट बीच वाला पार्ट होता है जिसको आप वेजाइना के नाम से जानते हैं या वेजिनल ओपनिंग के नाम जानते हैं। वेजाइना वाला हिस्से से ही तो बेबी का जन्म होता है कह सकते हैं। तो सर्विक्स जो होता है, सर्विक्स में यानी नेक वाला पार्ट जो कि बहुत ही नैरो होता है बच्चों, तो क्या कहते हैं कि जो सर्विक्स वाला पार्ट हो, जब सर्विक्स वाले पार्ट में बेबी आता है तो उसी टाइम पे बहुत ज्यादा दर्द होता है कह सकते हैं, और ये दर्द बहुत ही ज्यादा पीड़ा देता है कह सकते हैं एक तरीके से। तो लिखा है कि प्रसव पीड़ा की शुरुआत सर्विक्स के यानी ग्रीवा के संकुचन यानी सिकुड़ने से वह माउथ ओपनिंग से होती है, यानी उसके खुलने से होती है कहने करती है। भाई छोटा सा एक छेद होता है कह सकते हैं, डेट मीन जिसको आप सर्विक्स के नाम से जानते हैं, और सर्विक्स के बाद योनि वाला भाग डेट मीन वजाइना वाला पार्ट पाया जाता है जिससे कि बेबी बाहर आता है कह सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सर्विक्स है आपका, ये सर्विक्स मान लीजिए, ये सर्विक्स है जिससे कि बेबी बाहर आ रहा है, डेट मीन ये वजाइना है, ये वजाइना है, ठीक है, ये वजाइनल है और ये आपका सर्विक्स है। और सर्विक्स वाले पार्ट से ही बेबी जब बाहर आता है तो उसी टाइम पे बहुत ज्यादा मदर को जो है बहुत ज्यादा पेन होता है कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्विक्स के संकुचन यानी कॉन्ट्रेक्शन व माउथ की ओपनिंग से बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर लिखा है विकसित गर्भ यानी बॉम्ब, मतलब जो फीटस बना हुआ है, न्यूबॉर्न बेबी बना कह सकते हैं, न्यूबॉर्न बेबी जो है आपका, जो न्यू बेबी है कह सकते हैं, उसको बॉम्ब भी आप कह सकते हैं। विकसित बॉम्ब एंड प्लेसेंटा से प्रोड्यूस्ड सिग्नल्स के कारण गर्भाशय में हल्के संकुचन उत्पन्न होते हैं। और एक बात, जब प्लेसेंटा जो होता है, अपरा जो होता है, प्लेसेंटा जब सिग्नल देगा, ये जो यूटेरस जो है वो सिग्नल देगा, तो यूटेरस में जो आपका बॉम्ब पाया जा रहा है, फीटस पाया जा रहा है, जब वो सिग्नल देगा तभी ये पता चलेगा कि हाँ डिलीवरी होने वाली है। तो उस टाइम पे क्या होता है, हल्का सा कॉन्ट्रेक्शन होता है, और इसी कॉन्ट्रेक्शन को आप बोल देते हैं फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स यानी कह सकते हैं उत्क्षेपण प्रतिवर्त, इसको आप कह सकते हैं। और इसी के दौरान क्या होता है बच्चों, एक ऑक्सीटोसिन नाम का एक जो सिक्रीशन जो एक हार्मोन है कह सकते हैं, ऑक्सीटोसिन नाम का, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से, यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन में पाया जाता है उसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है ऑक्सीटोसिन, जो कि इसको प्रेरित करता है कह सकते हैं, कह रिफ्लेक्स पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑक्सीटोसिन श्रावण के लिए प्रेरित करता है। डेट मीन ऑक्सीटोसिन क्या है, एक हार्मोन का नाम है बच्चों, याद रखिए। तो ये हार्मोन सिक्रीट होता है इसी के दौरान जब फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स होता है, डेट मीन जब हल्के से संकुचन करती है कह सकते हैं। तो और इसके बाद क्या करता है, ये जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित हो रहा है, इसमें ये क्या करता है, ये जो यूटेरस जो होता है उसकी चिकनी पेशियों को संकुचन के लिए प्रेरित करता है। डेट मीन जो यूटेरस है उसमें जो स्मूथ मसल्स पाई जा रही है, कौन सी मसल्स पाई जा रही हैं, स्मूथ मसल्स पाई जा रही हैं, उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, उनको संकुचित करने, भाई संकुचन होगा सभी तभी तो बेबी बाहर आएगा ना। तो कह सकते हैं कि जो ये जो हार्मोन ऑक्सीटोसिन जो सिक्रीट हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से कह सकते हैं, तो ये क्या करता है, ये एक संकुचन पैदा करता है, एक कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है, सिकुड़ता है कह सकते हैं, सिकुड़ना शुरू कर देता है कह सकते हैं पूरे यूटेरस को, जिससे कि भाई यूटेरस सिकुड़ेगा तो उसके अंदर जो भी मटेरियल होगा, ये बॉम्ब होगा, वो बाहर की ओर आना पुश करेगा कह सकते, बाहर आना शुरू कर देगा कह सकते हैं, जिससे गर्भ को यानी फीटस को सर्विक्स की तरफ धकेला जाता है। डेट मीन हम लोग कह सकते हैं कि जैसे कि आप डायग्राम में देखिए, ये है आपका, ये फीटस हमने यहाँ पर शो किया है, और इस फीटस, ये यूटेरस है, ये यूटेरस है, और यूटेरस के अंदर फीटस पाया जा रहा है, ये फीटस है, यानी बॉम्ब भी आप इसको कह सकते हैं या एम्ब्रियो भी कह सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, डेवलपिंग एम्ब्रियो भी आप इसको कह सकते हैं, जो कि अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, याद रखिए। तो ये जब सीधी सी बात है कि इस वाले हिस्से में ये जो गर्भाशय वाला हिस्सा है,
जब इसमें कॉन्ट्रेक्शन होगा, दैट मीन जब इसमें सिकुड़ना ये शुरू होगा, तो सीधी सी बात है कि बेबी पुश करना बाहर शुरू कर देगा कह सकते हैं, जिससे कि बेबी बाहर निकल आएगा कह सकते हैं। तो क्राउनिंग होगी और क्राउनिंग से बेबी बाहर रिलीज हो जाएगा कह सकते हैं। तो यही बात कर रहा है, जिससे गर्भ को सर्विक्स की तरफ धकेला जाता है, जिससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन स्रावित होता है तथा संकुचन तीव्रतम हो जाता है, डेट मीन बहुत तेजी से हो जाता है, और गर्भ प्रसव नाल से बाहर आ जाता है। यानी जो वेजिनल ओपनिंग है उसके द्वारा, वेजिनल ओपनिंग जो होती है, वेजाइना जो होता है उसके थ्रू जो है बेबी बाहर रिलीज होता है, डेट मीन क्राउनिंग होगी और क्राउनिंग के द्वारा जो है बेबी बाहर निकाल दिया जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर जो प्रोसेस होती है उसको आप एक्सपल्सन कह सकते हैं, निष्कासन कह सकते हैं इस प्रोसेस को, जिसे प्रसव निष्कासन या एक्सपल्सन के नाम से जानते हैं, राइट। दैट मीन बेबी को बाहर निकालना ही एक्सपल्सन कहलाता है। तो यहाँ पर हमने बेटा यहाँ पर कौन सी डिस्कस करी है प्रोसेस, पार्चुरेशन को, दैट मीन प्रसव को यानी डिलीवरी को यहाँ पर डिस्कस किया। और एक बात, यहाँ से जितने मैंने क्वेश्चन बताए हैं, जैसे कि यहाँ पर मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पर कौन सी लेयर कॉन्ट्रेक्शन कर रही है, तो आप बताएंगे कि एंडोमेट्रियम के बीच में, दैट मीन जो यूटेरस है, सॉरी यूटेरस के बीच में 3 लेयर्स होती हैं। यूटेरस में 3 लेयर्स होती हैं, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम बाहर हिस्सा है, एंडोमेट्रियम अंदर का हिस्सा है यूटेरस का, और मायोमेट्रियम जो होता है वो बीच का हिस्सा होता है। तो बीच वाला जो हिस्सा होता है बच्चों, वो क्या करता है, वो कॉन्ट्रेक्शन करता है डिलीवरी के टाइम में, जिसके दौरान क्या होता है, एक ऑक्सीटोसिन नाम का जो हार्मोन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जो कि ये भी क्या करता है, जो चिकनी मसल्स पाई जाती हैं यूटेरस के अंदर उनको कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, जिससे कि बेबी बाहर आ जाता है कह सकते हैं इस तरीके से। तो कहने का अर्थ है कि इस तरीके से जो डिलीवरी होती है इस तरीके से बाहर हो जाती है कह सकते हैं बेबी की। तो यहाँ पर इतना आप याद रखिए, यहाँ पर हमने पार्चुरेशन को डिस्कस किया है, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर जो मेन पॉइंट्स हैं इन पर आप जरूर गौर करिए और फोकस करिए, और इस तरीके से क्वेश्चन आपको नीट में या जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है वहां पर आपको जरूर मिलेंगे अवेलेबल। ठीक, तो ये तो हो गया आपका पार्चुरेशन। अगला मेथड देख लेते हैं, अगला हम प्रोसेस देखते हैं अब हम लोग, लैक्टेशन। जो सीधी सी बात है कि जब बेबी का बर्थ होगा तो उस टाइम पे लैक्टेशन भी फीमेल्स के अंदर पाया जाएगा, डेट मीन जो मिल्क है, मिल्क का भी प्रोडक्शन होगा कह सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है लैक्टेशन, लैक्टेशन यानी दुग्ध श्रावण के नाम से जाना जाता है, ये यानी दूध का श्रावण कह सकते हैं। यानी फीमेल्स किस तरीके से बेबी को दूध पिलाना जो शुरू करती हैं कह सकते हैं, या दुग्ध स्तनपान करना शुरू करती है, तो वो कब प्रोसेस रहती है कि मदर से जब दूध आना शुरू होता है या मिल्क बनना शुरू होता है, तो उस टाइम पे कब होता है, ये प्रेगनेंसी के दौरान होता है। दैट मीन जब प्रेगनेंसी होती है तो उस टाइम पर जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं वो पूरी तरीके से डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। और जब प्रेगनेंसी के दौरान जब बेबी जन्म ले लेता है कह सकते हैं, तो जन्म लेने के बाद जो कुछ हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन्स के थ्रू जो है ये जैसे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन की बात करते हैं, जो कि दुग्ध स्रावण में, दैट मीन मिल्क के प्रोडक्शन में या मिल्क के सिक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक, और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन आप याद रखिए, ये भी एक तरीके का हार्मोन है जो कि किससे सिक्रीट होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है, याद रखिए। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान यानी गेस्टेशन पीरियड के दौरान मादा की स्तन ग्रंथियों में विभेदन होता है। डेट मीन जो फीमेल्स होती हैं उनकी जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं, मेमोरी ग्लैंड्स जो होती हैं उसमें चेंजेस आना शुरू हो जाता है। वह ये गर्भावस्था के अंत में दुग्ध का यानी मिल्क का, डेट मीन मिल्क, किसकी बात कर रहा है, दूध की बात कर रहा है, मिल्क की बात कर रहा है, मिल्क का उत्पादन शुरू कर देता है, और इस प्रोसेस को लैक्टेशन यानी दुग्ध श्रावण के नाम से जानते हैं। कहने का अर्थ यह है कि गर्भावस्था के अंत तक यानी जब बेबी पूरी तरीके से बन जाएगा उसके बाद में दूध का आना यानी दुग्ध का सिक्रीशन शुरू हो जाता है, मिल्क का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है, जिसको आप लैक्टेशन या दुग्ध श्रावण के नाम से जानते हैं, याद रखिए आप लोग। ठीक, और इसके लिए जिम्मेदार है एक हार्मोन जिसको आप प्रोलैक्टिन हार्मोन के नाम से जानते हैं, प्रोलैक्टिन। तो प्रोलैक्टिन जो हार्मोन है बच्चों, यहां पर स्पेलिंग ठीक कर लें, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन की हेल्प से ही, याद रखिए प्रोलैक्टिन, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन की वजह से ही ये जो आपका ये लैक्टेशन की प्रोसेस है वो कंप्लीट होती है। प्रोलैक्टिन कौन है, हार्मोन है, जो कि कहां से सिक्रीट होता है बच्चों, ये पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है
पीयूष ग्रंथि जो होती है, जो कि ब्रेन में पाई जाती है, जो कि मटर की तरह के स्ट्रक्चर होती है, तो उसका जो एंटीरियर पार्ट होता है यानी अग्रभाग होता है, उससे ये हार्मोन सिक्रीट होता है, जो कि लैक्टेशन में हेल्प करता है। ये हार्मोन याद रखिए, दुग्ध श्रावण में यानी ये हेल्प करेगा कह सकते हैं। उसी के साथ साथ देखिए एक पॉइंट और लिखा हुआ है, करा जन्म के समय या प्रारंभिक कुछ समय या कुछ दिनों तक, जन्म के समय प्रारंभिक कुछ दिनों तक मादा के स्तनों से पीले रंग का गाढ़ा दूध स्रावित होता है या मिल्क स्रावित होता है, जिसको कोलेस्ट्रम या खीस के नाम से जानते हैं। डैट मीन हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जब बेबी का बर्थ होता है तो उस टाइम पर क्या होता है, जो मेमोरी ग्लैंड्स है वो क्या करती है, एक येलो कलर का एक कंसंट्रेट मिल्क प्रोड्यूस करती है, सिक्रीट करती है कह सकते हैं, जिसको कोलेस्ट्रम के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि कोलेस्ट्रम क्या है, तो आप कोलेस्ट्रम बताएंगे कि बर्थ के टाइम जो फीमेल्स होती हैं उनसे पीले कलर का एक कंसंट्रेट मिल्क प्रोड्यूस होता है, जिसको कोलेस्ट्रम या खीस के नाम से जाना जाता है। और एक बात, ये जो कोलेस्ट्रम सिक्रीट होता है, जो कि बेबी को पिलाया जाता है, भाई माँ का दूध बच्चे को पिलाना चाहिए ना, तो कहने करती है कि ये जो दूध जो होता है इसमें एक एंटीबॉडीज भी पाई जाती है, जिसको IgA, ठीक है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए, इसका नाम है, ये एंटीबॉडीज है बच्चों। और ये एंटीबॉडीज क्या करती है, ये एक पैसिव इम्यूनिटी डेवलप करती है, जिससे कि बच्चा जो है स्वस्थ रहता है कह सकते हैं, उसके लिए रेसिस्टेंट का काम करता है कह सकते हैं। तो दैट मीन हम लोग कह सकते हैं कि इस दूध में IgA प्रकार की एंटीबॉडीज पाई जाती है, प्रतिजैविक पाई जाती है। और कह रहा एंटीबॉडी नवजात को पैसिव इम्यूनिटी यानी निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करती है, और एक स्वस्थ शिशु के लिए माता का दूध आवश्यक होता है। याद रखिए कि लैक्टेशन एक प्रोसेस है जो कि बर्थ के टाइम में होती है, जिससे कि मिल्क का प्रोडक्शन होता है फीमेल्स के अंदर, ठीक, मेमोरी ग्लैंड से। और जो पहला जो सिक्रीशन होता है दूध का, उसको कोलेस्ट्रम या खीस के नाम से जाना जाता है। और इस दूध के अंदर इम्यूनोग्लोब्यूलिन एंटीबॉडी जो होती है, ए जो होती है, वो पाई जाती है कह सकते हैं। और ये एंटीबॉडी पैसिव इम्यूनिटी की तरह काम करती है बेबी के लिए कह सकते हैं, एक निष्क्रिय प्रतिरक्षा की तरह काम करती है, जो कि बाह्य रोगों से उस बच्चे को बचाने का काम करती है, जिससे कि जो बाह्य रोग जो होते हैं या वायरस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन या कोई भी इन्फेक्शन है, उस रोग से बचाती है कह सकते हैं। इसलिए माँ का दूध बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है बच्चों के लिए कह सकते हैं, इतना आप याद रखिए। और एक बात, लैक्टेशन में जो हार्मोन सिक्रीशन करता है, उसमें जो लैक्टेशन में जो हार्मोन भाग लेते हैं, उनका नाम आप अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन। दूसरा है आपका ऑक्सीटोनिन हार्मोन। दो तरीके के हार्मोन है, खास तरीके के हार्मोन है, जो कि लैक्टेशन में यानी दुग्ध के श्रावण में हेल्प करते हैं। याद रखिए आप लोग। इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों के? इतनी बात क्लियर है सब लोगों को? तो हम कह रहे थे बच्चों कि लैक्टेशन में दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन और ऑक्सीटोसिन, जो कि ये लैक्टेशन प्रोसेस को स्मूथ बनाते हैं और ये पूरी तरीके से प्रोसेस कराते हैं कह सकते हैं, तभी लैक्टेशन में हेल्प करेंगे। तो ये हो गया लैक्टेशन यानी दुग्ध श्रावण की बात कर ली हम लोगों ने। अब आगे देख लेते हैं प्लेसेंटा, जिसको आप अपरा के नाम से जानते हैं। तो अपरा, जैसे कि आप जानते हैं कि बेबी को यूटेरस से जोड़ने का काम एक रज्जू करता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर करता है, जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। और अम्बिलिकल कॉर्ड जिसको नाभि बोलते हैं ना, नाभि, आपकी जो नाभि है, उस नाभि से ही ये जो ट्यूब जो होती है कनेक्टेड रहती है प्लेसेंटा के थ्रू। और प्लेसेंटा बेबी को यानी जो गर्भ में पल रहा बेबी होता है उसको न्यूट्रिशन व सारी चीजें प्रोवाइड कराने का काम करती हैं, याद रखिए। तो प्लेसेंटा की बात करते हैं, अपरा की, इसकी बात करते हैं, अपरा की बात करते हैं, ठीक। तो अपरा की बात कर लेते हैं, अपरा कैसा स्ट्रक्चर है। कह रहा इम्प्लांटेशन के बाद, इम्प्लांटेशन क्या होता है, यानी जब जाइगोट जो होता है वो धीरे धीरे जब यूटेरस में आता है और एंडोमेट्रियम लेयर से जाकर चिपक जाता है, तो उसको आप इम्प्लांटेशन कह देते हैं, सीधी सी बात है। कह रहा इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट, भाई ब्लास्टुला जो होता है उसमें दो तरीके की ब्लास्टोमियर्स पाई जाती हैं। एक तो ऐसी होती है जो कि
इनर सेल्स बना लेती हैं, दूसरा ट्रोफोब्लास्ट बना लेती हैं। ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर जो होती है उसमें कह रहा है इम्प्लांटेशन के बाद ट्रोफोब्लास्ट लेयर पर अंगुलीनुमा यानी फिंगर लाइक उभार उत्पन्न होते हैं, जिन्हें कोरियोनिक बिलाई के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है बेटा? कोरियोनिक बिलाई। यानी जो इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है, जब जब जाइगोट जो होता है ना, जाइगोट डेवलपिंग जाइगोट जो होता है वो जब यूटेरस में जाकर चिपकता है कह सकते हैं, तो उस टाइम पर सीधी सी बात है कि जो ब्लास्टुला है उसमें एक लेयर होती है ट्रोफोब्लास्ट, जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो होती है उस पे कुछ अंगुलीनुमा या कह सकते हैं फिंगर लाइक उभार उत्पन्न होने लगते हैं, जिसको आप कोरियोनिक बिलाई के नाम जानते हैं, जो कि गर्भाशयी ऊतक यूटेराइन टिश्यूज व मात्र रक्त यानी मैटरनल ब्लड द्वारा घिरे रहते हैं। और कह रहा है अब कोरियोनिक बिलाई यानी रसांकुर व यूटेराइन टिश्यूज यानी गर्भाशयी ऊतक एक दूसरे से इनफोल्डेड होकर यानी फोल्ड हो जाएंगे कह सकते हैं। डैट मीन यहां पर देखिए जो कोरियोनिक बिलाई है और जो आपका यूटेराइन टिश्यूज है ये दोनों आपस में इनफोल्ड होने शुरू हो जाते हैं, यानी मुड़ना शुरू हो जाते हैं। और मुड़ने के बाद क्या करते हैं, एक ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं जिसको आप प्लेसेंटा के नाम से जानते हैं। तो लिखा भी है कि इनफोल्डेड होकर संयुक्त रूप से कॉन्जॉइंड होकर भ्रूण तथा माता के शरीर के बीच एक स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट का निर्माण करते हैं, जिसे प्लेसेंटा के नाम जानते हैं। डैट मीन यहां पर ये वाला बात कर रहा है, यानी ये स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर जो कि भाई ये है यूटेरस माता का, और माता के यूटेरस के अंदर ये फीटस बन रहा है, और फीटस इस माता के यूटेरस से कनेक्टेड है किसके थ्रू? इस ट्यूब के द्वारा, और ये प्लेसेंटा के द्वारा। तो इसी को प्लेसेंटा कह सकते हैं। और प्लेसेंटा बेबी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच रहता है, जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभिकीय रज्जु के नाम जानते हैं। जब बेबी का जन्म होता है ना तो उसकी नाभि को काटा जाता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कट करते हैं, सीजर से कह सकते हैं, उसी को नाभिकीय रज्जु या अम्बिलिकल कॉर्ड के नाम से जाना जाता है। तो यही बात वही कह रहा है संयुक्त रूप से गर्भ यानी भ्रूण व माता के शरीर के बीच एक स्ट्रक्चरल, एक संरचनात्मक व फंक्शनल यूनिट का निर्माण करता है, जिसे अपरा या प्लेसेंटा के नाम जाना जाता है। याद रखिए, ये है प्लेसेंटा जो कि बेबी से कनेक्टेड रहता है, और यही प्लेसेंटा माता से बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है, पोषक पदार्थ प्रोवाइड कराता है, जिससे कि वो काम कर सके या डेवलप हो सके कह सकते हैं। तो ये बात समझिए आप लोग। तो इसको आप प्लेसेंटा कहेंगे, क्या कहेंगे? अपरा कहेंगे। ठीक, अगला बात क्या करा? प्लेसेंटा करता क्या है? प्लेसेंटा फीटस को ऑक्सीजन, जैसे कि मैंने अभी बताया, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा, जो भी जरूरी पदार्थ है या जो जरूरी सबस्टेंस है उनको प्रोवाइड कराने का काम करेगा माता से बच्चे में कह सकते हैं। तो प्लेसेंटा फीटस को, यानी फीटस का मतलब शिशु को कह सकते हैं, ऑक्सीजन व पोषक पदार्थों को सप्लाई करता है तथा फीटस से कार्बन डाइऑक्साइड व उत्सर्जी पदार्थों को हटाता है। जैसे कि कहने का अर्थ ये है कि ये जो प्लेसेंटा है बच्चों, ये प्लेसेंटा ही है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो प्लेसेंटा क्या करता है कि ये प्लेसेंटा ऑक्सीजन देता है बेबी को, प्लस जो न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उसको न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करेगा। याद रखिए, प्लेसेंटा जो होता है, जो कि माँ के गर्भ से कनेक्टेड रहता है, ये वाला भाग। बदले में इसके द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी बेबी के द्वारा, वो यहाँ पर रिलीज हो जाएगी, और जो भी एक्सक्रीट मटेरियल होगा वो भी रिलीज हो जाएगा। डैट मीन हम लोग कह सकते हैं कि ये जो प्लेसेंटा है ये चीजों को प्रोवाइड भी कराता है, और एक्सक्रीट मटेरियल जो बेबी के थ्रू बनता है वो भी वापस प्लेसेंटा में छोड़ देता है कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये लिखा है कि फीटस को ऑक्सीजन व पोषक पदार्थों की सप्लाई करता है, वह फीटस से कार्बन डाइऑक्साइड व उत्सर्जी पदार्थों को हटाता भी है। तो याद रखिए पॉइंट आप। ठीक, अगला पॉइंट क्या कर रहा है? प्लेसेंटा फीटस से यानी शिशु से नाभि रज्जु या नाभिकीय रज्जु अम्बिलिकल कॉर्ड द्वारा जुड़ा रहता है। याद रखिए, ये देखिए एक पॉइंट दिख रहा होगा आपको, ये है प्लेसेंटा आपका, ये बेबी का प्लेसेंटा जो कि माँ के गर्भ से जुड़ा हुआ है। याद रखिए प्लेसेंटा है, और इससे एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बेबी के नाभि में आकर जुड़ी है इस तरीके से। हाँ, और यही काटी जाती है ना बच्चों, यही तो कट कर जाती है। जब बेबी का जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा को हटाने के लिए, अम्बिलिकल कॉर्ड हटाने के लिए क्या करते हैं? उसको कट कर देते हैं, सीजर से कह सकते हैं, और इस वाले हिस्से को हटा दिया जाता है, पूरे हिस्से को, इसी को तो हटा दिया जाता है ना। तो कहने का अर्थ ये है कि प्लेसेंटा से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जुड़ी रहती है, कॉर्ड रज्जु जुड़ा रहता है, जिसको आप अम्बिलिकल कॉर्ड या नाभि रज्जु के नाम से जानते हैं। और ये प्लेसेंटा से और शिशु से, तो प्लेसेंटा को
टिश्यू से जोड़ने का काम करती है, जिसको अम्बिलिकल कॉर्ड के नाम जानते हैं। और यही अम्बिलिकल कॉर्ड क्या करता है, न्यूट्रिशन से लेकर ऑक्सीजन से लेकर सारी चीजें प्रोवाइड कराने का काम करता है। दैट मीन कह रहा है जो भ्रूण को वह भ्रूण से पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। यानी कह सकते हैं कि जो यूटेरस यानी माँ से भ्रूण को, भ्रूण से माँ को, जो भी माँ के बीच में जो भी पदार्थ का आवागमन लगा रहता है, एक्सक्रीट या जो यूजफुल जो भी चीजें होती हैं, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन में भी ये हेल्प करता है, याद रखिए। और एक बात, अपरा जो होता है एक एंडोक्राइन टिश्यूज की तरह भी काम करता है। दैट मीन हार्मोन्स वगैरह भी सिक्रीट करेगा, जो कि बच्चे के लिए हेल्पफुल होंगे, कह सकते हैं, जो कि बेबी के लिए हेल्पफुल होंगे। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम में आपसे यही चीज पूछी जाएगी कि बताइए कि अम्बिलिकल जो प्लेसेंटा है उससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। तो आप इतना याद रखिए, यहाँ पर 4 हार्मोन मैंने लिख रखे हैं। करा ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जिसको आप HCG के नाम से जानते हैं। अगला हार्मोन है ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन, जो कि HPL के नाम से जाना जाता है। अगला एस्ट्रोजन हार्मोन, अगला है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो यहाँ पर 4 हार्मोन जो कि प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं, यानी प्लेसेंटा से सिक्रीट होते हैं ये हार्मोन, इनके आप नाम याद रखिए। तो प्लेसेंटा करता क्या है बच्चों, प्लेसेंटा माँ से बच्चे को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का काम करता है, याद रखिए, ठीक। और जो बच्चे में, जो माँ के घर में जो बच्चा है, उस बच्चे के द्वारा जो भी एक्सक्रीट मटेरियल, जो उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, वो वापस प्लेसेंटा के थ्रू बाहर रिलीज कर दिए जाते हैं, कह सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये था प्लेसेंटा। तो हमने आज के सेशन में बच्चों यहाँ पर 3 चीजें डिस्कस की हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बाद में 2-3 चीजें डिस्कस की हैं, पार्चुरेशन, लैक्टेशन और प्लेसेंटा। 3 ये 3 टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर तैयार करिए आप लोग, ठीक। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है, और सेशन को लाइक कर दें हमारे। उसी के साथ साथ इस वीडियो को शेयर भी करते रहें, जिससे कि बाकी बच्चों का भी बहुत बड़ा लाभ उनको मिल सके, कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने पॉइंट ऑफ व्यू हैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच।